नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो किसी प्राचीन कोल्ड केस से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी शानदार दुनिया जो सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही, लेकिन जब सामने आई तो उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को शाब्दिक रूप से चौंका कर रख दिया। जरा सोचिए, एक विशाल और उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता अचानक कैसे गायब हो सकती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच है। एक ऐसी सभ्यता जो उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं आगे थी, वो अचानक कहां और कैसे विलुप्त हो गई। बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इस सभ्यता की खोज, उनके कमाल के नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, उनकी मान्यताओं और अंत में उस सबसे बड़े रहस्य यानी उनके पतन की जांच करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी खोज से। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1920s के दशक तक दुनिया को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हमारा इतिहास इतना पुराना है। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्खनन शुरू किया और 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस नई सभ्यता के मिलने की आधिकारिक घोषणा कर दी। ये लिटरली एक गेम चेंजर पल था। अब यह कोई रातों हाथ खड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। 3300 ईसा पूर्व के आसपास के आरंभिक चरण में ये लोग छोटे कृषि समुदायों में रहते थे जो मुख्य रूप से मटर और तिल उगाते थे। लेकिन फिर 2600 ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे गांव एक विशाल और परिपक्व शहरी सभ्यता में बदल गए और अंततः 1900 ईसा पूर्व के आसपास इन बड़े नगरों का ढलान शुरू हो गया। इस दौरान कुछ ऐसे शहर मिले जिन्होंने सच में इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा खोजा और ठीक अगले साल आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। इन शहरों में मिले वो विशाल अन्नागार, बड़े बड़े स्नानागार और बंदरगाह, ये सब साबित करते हैं कि ये समाज मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बहुत ज्यादा एडवांस था। और एडवांसमेंट की बात करें तो वास्तुकला या नगर नियोजन में ये लोग सच में प्राचीन काल के उस्ताद थे। इनके शहर बेहतरीन तरीके से दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊंचाई पर बना दुर्ग यानी सिटाडेल, जहां शायद विशिष्ट या उच्च वर्ग रहता था, और दूसरा था निचला शहर जो आम लोगों के लिए था, बिल्कुल आज की आधुनिक टाउन प्लानिंग की तरह। इनकी इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता को आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि जब समकालीन मिस्र में लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक उसी समय हड़प्पावासी भट्ठी में पकी हुई बेहद मजबूत और शानदार ईंटों का उपयोग कर रहे थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर था। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे अपने समय से कितने आगे थे। उनकी सड़कें ग्रिड सिस्टम पर बनी थी जो एकदम समकोण पर कटती थी। हर छोटे बड़े घर में अपना एक आंगन और बाकायदा एक प्राइवेट बाथरूम होता था। और उनकी वो ढकी हुई ड्रेनेज प्रणाली, वो तो आज के भी कई आधुनिक शहरों को कड़ी टक्कर दे सकती है। हाँ, एक दिलचस्प अपवाद भी है कि कालीबंगा के कई घरों में कुएं नहीं पाए गए थे, जो उनके किसी अलग तरह के जल प्रबंधन का इशारा करता है। अब इतने भव्य शहरों और इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था तो चाहिए ही। तो इस सभ्यता ने उपजाऊ मैदानी इलाकों में बेहतरीन खेती और एक बहुत ही विशाल व्यापारिक नेटवर्क के दम पर खुद को स्थापित किया था। एक फैक्ट जो अक्सर हैरान करता है वो ये है कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने वाले लोग थे। जी हाँ, सूती कपड़े की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके अलावा खुदाई में बैलों से जुते हुए खेतों के स्पष्ट साक्षी भी मिले हैं। और तो और खेती को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के शौर्तुगई जैसी दूर दराज जगहों तक पर अपनी नहरें बना रखी थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो उनके पास धातु की कोई मुद्रा या करेंसी नहीं थी। सब कुछ बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर चलता था। वो राजस्थान से खदानों से तांबा और अफगानिस्तान से टिन लाते थे। कांस्य और टेराकोटा की बेहतरीन वस्तुएं बनाते थे और फिर अरब सागर के समुद्री रास्तों से होते हुए सुदूर मेसोपोटामिया तक अपना व्यापार करते थे। लेकिन इस पूरे समाज का जो सबसे रहस्यमयी पहलू है वो है उनका प्रशासन। इतने बड़े शहरों को चलाता कौन था? सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पूरी खुदाई में कहीं भी किसी मंदिर या राजमहल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद वहां पुजारियों का नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यापारी वर्ग का शासन था। और इस प्रशासन वाले रहस्य के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनकी लिपि। उनकी मोहरों पर एक बेहद व्यवस्थित राइटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है।
चूंकि हम उनका लिखा पढ़ नहीं सकते, इसलिए विशेषज्ञ आज भी इस बात पर लगातार बहस करते हैं कि क्या वहां कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय शासक था या फिर कई अलग अलग शासक। अब भले ही उनके कोई मंदिर ना मिले हों, लेकिन उनकी मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों से उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर नजर आती है। वे पृथ्वी को एक देवी के रूप में पूजते थे जो उर्वरता देती है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहर मिली है जिसे पशुपति मुहर कहते हैं, जिसमें जानवरों से घिरे एक योगी बैठे हैं। इन चीजों से साफ पता चलता है कि उनका प्रकृति, पेड़ों और जानवरों के साथ एक बहुत गहरा और आत्मीय जुड़ाव था। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से पर, उनका रहस्यमयी पतन। एक प्राचीन कोल्ड केस। लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते इतनी भव्य और शानदार तरीके से बसी हुई ये नगरियां धीरे धीरे ढहने लगीं और शहर खाली होने लगे। तो यहां सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इस पतन का कारण क्या था? इतनी उन्नत इंजीनियरिंग और बड़े व्यापार वाली सभ्यता अचानक कैसे बिखर सकती है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी इस मामले को एक ओपन हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन की तरह अलग अलग एंगल से जांच रहे हैं। इस पतन को लेकर हमारे सामने कई प्रमुख थियरीज हैं। कुछ विद्वानों का सिद्धांत है कि आर्यों जैसी बाहरी जनजातियों ने आक्रमण किया। वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का तर्क है कि यह प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा था, जैसे बड़े पैमाने पर विनाशकारी भूकंप, गंभीर जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में अचानक कमी या फिर प्रमुख नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, जिससे या तो भयंकर बाढ़ आई होगी या सूखा पड़ गया होगा। ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी इन सभी संभावनाओं का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प विचार आपको देकर जाना चाहता हूं। यह सभ्यता रातों रात धुएं की तरह गायब नहीं हुई थी। इसके पतन के बाद भी उत्तर हड़प्पा काल की संस्कृतियों ने छोटे शहरों और गांवों में लगभग 1000 ईसा पूर्व तक इसके कई तत्वों को जिंदा रखा। इसका सीधा सा मतलब है कि वे सिर्फ खत्म नहीं हुए, उन्होंने खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया और उनका विकास होता रहा। तो जरा सोचिए, क्या आज भी हमारे दैनिक जीवन और हमारी संस्कृति में उस महान प्राचीन सभ्यता का कोई अंश छिपा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।